चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया ही होने चाहिए। चलो बच्चों, नया चैप्टर, नई उम्मीद, प्रोडक्शन एनालिसिस। इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं, प्रोडक्शन, कॉस्ट और ऑप्टिमाइजेशन। आपको पता है हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन अलग लेक्चर में कवर करते हैं, प्रोडक्शन अलग में कवर करते हैं। तो ये भी अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट आसान चैप्टर है एज पर माई ओपिनियन। बेटे बातें कोई नहीं करेगा, सिर्फ आगे ध्यान देंगे। बातें करना, देखना, हंसना, खाना पीना सब छुट्टी पे चले गए हो। इस समय सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन की। देखो, प्रोडक्शन एक ऐसा शब्द है जो हमारे ना कॉमर्स वाले बच्चों के लिए खासकर हर जगह पे आता है ना, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में हर एक चैप्टर में आया था। प्रोडक्शन आखिर होता क्या है? आपके पास बुक नोटबुक्स नहीं है, कोई समस्या नहीं, सिर्फ आगे ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे देखिए। प्रोडक्शन का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिससे कोई आदमी मैन यूटिलाइज करता है किसी रिसोर्स को समथिंग यूजफुल में कन्वर्ट करके। लाइक हमने आपको लकड़ी का टुकड़ा दिया और आपने उससे टेबल बना दी। हमने आपको एक कपड़े का टुकड़ा दिया, आपने उससे शर्ट टी शर्ट बना दी, तो यूजफुल होगी ना। एक्टिविटी विच कन्वर्ट समथिंग इनटू समथिंग यूजफुल, बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी। देखो, आपको पता है आप कंजप्शन की डिमांड करते हो, आपको कुछ चीजें चाहिए, मगर वो डिमांड कौन पूरी करता है? प्रोड्यूसर, बाय प्रोडक्शन। एक्टिविटी विच हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। या तो वो गुड्स बनाएगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, करेगा कौन? प्रोड्यूसर। और याद रखिए, जब मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं, खाली मैं गुड्स की प्रोडक्शन की नहीं बात करता, इट ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज, चाहे मैं अलग से बोलूं या ना बोलूं। क्लियर है बात? तो प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ गुड्स, चाहे उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, सर्विसेज में चाहे आप लोग सीए, सीएस, सीएम में, डॉक्टर्स, बैंकर, इंश्योरेंस, इन सब की सर्विसेज हैं। इवन कोचिंग देना भी क्या है? सर्विस, राइट। ये देखिए, आपकी फैक्ट्री है बिस्किट्स की, ब्रिटानिया बिस्किट बनाते हो, प्रोडक्शन है, यस। अगर वही रिटेलर उसको बेचता है, क्या वो प्रोडक्शन है? वो सेल है। वो क्या है? सेल। ध्यान रखिएगा इस बात को। बेकरी में, अब देखो मैं चेंज कर रहा हूं पॉइंट। बेकरी में 5 किलो बिस्किट बनाया लूज, उसको 500 ग्राम के, आधा किलो के 10 पैकेट बना के बेच दिए, क्या वो प्रोडक्शन है? यस, वो प्रोडक्शन भी और सेल भी है, क्योंकि आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग किया कहीं ना कहीं पे। तो यानी कि प्रोडक्शन इंक्लूड्स पैकिंग, रीपैकिंग, रीशेपिंग एटसेट्रा। आपने देखा होगा कई लोग ना बल्क में सामान लाते हैं और छोटे छोटे पैक में बनाकर बेचते हैं। जैसे यार दिवाली की गिफ्ट बना के दे देते हो आप लोग, तो वो भी प्रोडक्शन का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्रोडक्शन का। अब प्रोडक्शन क्या मतलब? कुछ भी बनाना प्रोडक्शन है। आपने अपने घर पे ब्रेड लाके सैंडविच बना के खा लिया, क्या प्रोडक्शन है? देखो, लिटरल सेंस में आप बोलते हो कि आपने कुछ बनाया, वो प्रोडक्शन है। बट वो कॉमर्स के हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से है नहीं है। वो कहता है कि ना, 2 चीजें हैं जो डिफाइन करेगी प्रोडक्शन है या नहीं है। देयर आर 2 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कुछ काम की चीज बननी चाहिए, पहली बात, समथिंग यूजफुल। यूटिलिटी पढ़ी है ना आप लोगों ने? यस। और सेकंड, मनी मोटिव। कोई भी चीज फ्री में दी गई है वो प्रोडक्शन नहीं है। रेस्टोरेंट वाला खाना बनाता है, क्या वो प्रोडक्शन है? यस और नो? फ्री में तो नहीं देता ना। और उस दिन रेस्टोरेंट वाले ने बाहर लंगर लगा दिया जन्माष्टमी के महोत्सव पर, क्या उस दिन प्रोडक्शन मानी जाएगी? नहीं, वो बिना मनी मोटिव के, उसका पैसा कमाने का मोटिव नहीं है। तो यानी कि पहले मैं मनी मोटिव की बात करता हूं। यार आप कोचिंग देते हो, आपने बच्चों को पढ़ाया, वो प्रोडक्शन है? पैसे लेकर आपने फ्री में किसी को पढ़ा दिया, क्या वो प्रोडक्शन है? नहीं। अब अभी सैंडविच पे आता हूं वापिस। मेरी बेकरी है, मैं ब्रेड लाया, मेयोनीज लाया, सब्जियां लाया, सैंडविच बनाया, क्या प्रोडक्शन है? बेटे जवाब देना पड़ेगा, यस और नो। सेम चीज मैं घर पे लाया, सैंडविच बनाया, क्या प्रोडक्शन है? घर पे मुझे पैसे देगा? नहीं देगा, ऑब्वियसली। ऐसे एक मैथ्स की टीचर है, बढ़िया से मिस्टर राम, उन्होंने एक कोचिंग सेंटर खोल रखा है, बच्चे पढ़ाते हैं, फीस लेते हैं, प्रोडक्शन है? यस। अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? नो। वो फीस लें, उसकी मम्मी बताएगी उनको, फिर है ना, नहीं ले सकते। चलिए, तो यानी कि यहां पर एक बात समझ आती है कि 3 चीजें ऐसी हैं जो प्रोडक्शन में कवर नहीं होती। देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर प्रोडक्शन, और यू कैन से व्हिच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोडक्शन। फर्स्ट, डोमेस्टिक वर्क। मम्मी लोग घर पे कितना काम करते हैं ना, हाउसवाइफ लोग, कुछ मिलता है उनको? नहीं, वो प्रोडक्शन नहीं है। खाना बनाती हैं आपके लिए, कपड़े इस्त्री करते हैं, सब कुछ करते हैं। या फिर सोसाइटी के लिए वॉलंटरी सर्विसेज, आपने चैरिटेबल काम कर दिया, लंगर लगा दिया, आपने भी बताया था मैंने, वॉलंटरी काम किया आपने, क्या वो प्रोडक्शन है? नहीं। गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, सेम, ब्रेड लाए, सैंडविच बना लिया, घर पे समोसे बना लिए, क्या वो प्रोडक्शन है? नहीं, क्योंकि इन तीनों में पैसा नहीं आ रहा, तीनों में पैसा नहीं आ रहा। तो यानी कि सर प्रोडक्शन में आपने 2 बातें समझा दी हमें। एक तो यूटिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, दूसरा पैसा होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? व्हाट इज यूटिलिटी?
आप लोग वैसे ही चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने इसके ऊपर टेस्ट और क्विज भी दिए, याद होगा ना आपको। 6 तरह की यूटिलिटी होती है, 6 तरीके से प्रोडक्शन के दौरान यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। पहला फॉर्म यूटिलिटी, जब आप किसी की फॉर्म चेंज करते हैं, लकड़ी आपके काम की नहीं है, टेबल आपके काम का है, कपड़ा आपके काम का नहीं, शर्ट आपके काम की है। प्लेस यूटिलिटी, जगह बदल दी, कश्मीर के सेब मैंने आपको हरियाणा में ला के दिया, आपको अच्छा लगा। नागपुर के संतरे आपको यहां ला के दिया, अच्छा लगा। अमेरिका से आईफोन ला के दिया, अच्छा लगा। सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं मिली? मिल गई। टाइम यूटिलिटी, जब आपको चाहिए थी वो चीज आपको मिल गई। सर्दियां आ गई, आपने कहा कि कपड़े चाहिए, ठंड के हैं नहीं, अब किसी ने आपको लाके सर्दी के कपड़े ले दिए, आपको मजा आया नहीं आया? क्योंकि जो चीज जिस टाइम पर चाहिए वो तभी मिलेगी, तभी उसका फायदा है। ऐसे पर्सनल यूटिलिटी, देखो प्रोफेशन लोगों में या सर्विस में होता है, जैसे सामने सैलून है, अब सैलून पे मुझे मिस्टर ए का काम अच्छा है तो मुझको उससे यूटिलिटी मिलती है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल स्किल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? पर्सनल स्किल पे। कई लोग होते हैं नाई के पास जाते हैं, नाई कहता है लड़के से करा लो, मैं बिजी हूं, वो क्या कहते हैं, नहीं भैया हम तो आपसे कटिंग कराएंगे। होता है ऐसे, क्योंकि आपको उसकी स्किल अच्छी लगती है। ऐसे पोजेशन यूटिलिटी, पोजेशन समझते हैं, फिजिकल कब्जा, एक चीज जो कहीं और है वो अब कहीं और पहुंच गई, और जहां वो पहुंची उसके काम की होगी। आपका एक दोस्त है नॉन मेडिकल में, उसको कहीं से अकाउंट्स की बुक मिल गई, उसको पता चला आप सीख रहे, उसने आपको दे दी, क्या आपको अच्छा लगा? क्या आप उस बुक का फायदा उठाओगे? क्या वो यूटिलिटी देगी आपको? बिल्कुल देगी। पोजेशन क्या होगा? चेंज। नॉन मेडिकल वाले बच्चे के लिए कॉमर्स की बुक किसी काम की नहीं, मगर कॉमर्स वाले के लिए वो यूजफुल है। ऐसे नॉइंग यूटिलिटी, कई बार ना आपको किसी चीज का पता ही नहीं होता, और उस दिन जब आपको उसका पता चलता है तो आपको यूटिलिटी मिलती है। जैसे आजकल देखो इतनी टेक्निक, इतनी मशीन्स आ गई, अब देखो आप इंस्टाग्राम पे अपना टाइम पास करते हो थोड़ा बहुत, मान लेता हूँ, जिसने आपको इंस्टाग्राम बताया हुआ उसने आपको यूटिलिटी दी ना, कि आपको पता ही था कि इंस्टाग्राम भी है, तो आपको अच्छा लगा। किसी ने आपको यूट्यूब बताई, ट्विटर बताया, कुछ भी मान लो ऐसी कोई चीजें, किसने आपको सीए का कोर्स बताया, आप पहले कंफ्यूज थे क्या करूं जीवन में, मतलब एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, इससे भी चीजें शेयर की जाती हैं, तो वो चीज आपके लिए यूटिलिटी तब क्रिएट करती है जब आपको उसके बारे में पता चलता। क्लियर? कितनी यूटिलिटी होगी? 6। कौन कौन सी? फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सनल, पोजेशन, नॉइंग। क्लियर है यहां तक? मनी मोटिव ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्री में कुछ काम नहीं करना, पैसे लेने हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, थियोरेटिकली क्वेश्चन आने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। आपके प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं बच्चों, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। पहले बात करते हैं लैंड की। देखो लैंड खाली जमीन का टुकड़ा नहीं, वो अलग बात है कि मेन जमीन है, बट इट कवर सोइल, वाटर, एयर, वेजिटेशन, रिवर, लाइट, सब पानी, हवा सब कवर होगा। और ये फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का, इसके बिना काम नहीं होता। अब आपको हमारे पास लैंड नहीं तो रेंट पे लोगे, बात ऑब्वियसली लोगे, सही, काम हवा में कैसे करोगे ना। लैंड की फीचर, पहला लैंड नेचर का फ्री गिफ्ट है। अब ये मतलब नहीं कि आपको फ्री में मिला है, आप तो रेंट दोगे, मतलब इंसान ने नहीं बनाई, भगवान ने बनाई है, राइट। लैंड सप्लाई में फिक्स है, आपके पास मान लो 500 गज का लैंड का टुकड़ा, तो हमेशा 500 रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। लैंड इमोबाइल है, आप लैंड को शिफ्ट कर सकते हो। मैंने कहा मैं यहां से पंजाब जा रहा हूं, मेरी जमीन भी दे दो, ले जा सकता हूं? नहीं। लैंड इम्पेरिशेबल है, लैंड कभी खराब नहीं होती। देखो यहां पर ना बच्चे कुछ सोचते हैं, लैंड की ना उपजाऊ क्षमता खराब होती है, फर्टिलिटी, वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। बिजनेस की लैंड खराब हो सकती है? नहीं हो सकती। लैंड पैसिव फैक्टर है। बेटे दुनिया में 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव होता है जिसको आपने काम बता दिया, रोज खुदा करेगा। लेबर को आपने बता रखा है ना काम करना है ना, रिसेप्शन में लड़का बैठा उसको पता रोज आके रिसेप्शन में बैठना है। लैंड को पता क्या करना, नहीं पता। लैंड के ऊपर खुद काम करना पड़ता है। लैंड कांट डू एनीथिंग इन इट्स ओन, यू नीड टू वर्क ऑन इट, तो उसे बोलते हैं पैसिव। तो लेबर क्या होगी? एक्टिव। लैंड क्या होगी? पैसिव। चलिए अब लेबर की बात करते हैं। अब ना थोड़ा सा मैं आपको अकाउंट से डिफरेंशिएट करता हूं। अकाउंट्स में क्या होता है, लेबर लेती है वेजेस, वो आती है ट्रेडिंग में। इंप्लॉइज लेते हैं सैलरी, वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ये होता है। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी, नो डिफरेंस बिटवीन स्वीपर एंड मैनेजर। जो भी फिजिकल मेंटल फोर्स आपके यहाँ काम कर रही है, ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन पावर, सब क्या है ह्यूमन पावर, चाहे फिजिकल, स्किल, अनस्किल, सब क्या आपकी लेबर। और आप उनको 2 चीजें, या तो वेजेस या सैलरी। एंड इकोनॉमिक्स डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन वेजेस एंड सैलरी। फैक्टर पहले क्या है? एक्टिव फैक्टर है, यस और नो। लेबर पेरिशेबल है, यार सुबह काम करेगा शाम तक थक जाएगा, ये थोड़ी कि आपको नहीं 1 घंटा अपनी एनर्जी बचा दे। आपको क्लास रिवीजन क्लास देते हैं या नॉर्मल क्लास देते हैं, ब्रेक देना पड़ता है ना, बिकॉज एनर्जी पेरिशेबल होती है, राइट। लेबर की कैपेबिलिटीज डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, यस और नो। क्या सब इंसानों की फिजिकल मेंटल क्षमता बराबर होती है? नहीं होती।
लेबर मोबाइल है, मूव कर सकती है, बिल्कुल सारे दुनिया में लेबर मूव करती है, यू नो, पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो, सब जगह काम करने के लिए बाहर निकलते हैं। लेबर हैज ए वीक बार्गेनिंग पावर, ये आपकी बुक में लिखा है, मैं हमेशा आपको कहता हूं, मैं इस पे जनरली इतना बिलीव करता नहीं, बट आपको पेपर के लिए याद करना पड़ेगा। आजकल लेबर बड़ी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर पे आज गया। आप टाल पे चल जाओ, मजदूर से बात करो, आप बोलो वो कहेगा 500, आप कहोगे 480 ले ले, वो महातब भी नहीं हाँ करेगा, आपको लग रहा हो बार्गेनिंग पावर वीक है, नहीं है आजकल, बट याद करना पड़ेगा। लेबर इज सेपरेबल फ्रॉम लेबर इटसेल्फ, कहते हैं मजदूर और मजदूरी एक ही है। मतलब एक आदमी आपके यहाँ काम करता है, मैं उसको भी लेबर बोलता हूँ, वो जो काम करता है उसको भी लेबर बोलता हूँ। मेरे बात को यार, मेरा एक बंदा काम करता है सोहन, सोहन मेरी क्या है, लेबर, और सोहन मेरे लिए क्या करता है, लेबर, सिंपल सी बात। एंड लेबर इज अ मैन, नॉट द मशीन। आपकी फैक्ट्री में बच्चों जो मशीन लगी है उसको आप लेबर नहीं बोलते, वो क्या है, कैपिटल। वो क्या है, मशीन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। बंदा, बंदा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बंदा। बंदा कौन है, लेबर। क्लियर बात, क्लियर है बेटे। कैपिटल, आपने लैंड अरेंज कर ली, आपने लेबर अरेंज कर ली, पैसे ही नहीं है भैया, मशीनें कहां से लाओगे, और वर्किंग कैपिटल भी तो चाहिए। कैपिटल आपकी वेल्थ का वो पार्ट जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, एसेट्स में, वर्किंग कैपिटल में, मशीनरी में। ये फाइनेंशियली होती है, फिक्स्ड भी होती है, फ्लक्चुएटिंग भी, टेंजिबल इंटेंजिबल भी। टेंजिबल याद है, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, बिल्डिंग, मशीन। इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, फॉर एग्जांपल कैपिटल, और सॉरी गुडविल, पेटेंट एटसेट्रा। अकाउंटिंग के हिसाब से फॉर्मूला भी याद होगा आपको, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। आपने कहा कैपिटल आपकी वेल्थ का पार्ट है। व्हाट इज वेल्थ, वैसेट मतलब जितना असेट, जितना पैसा मेरे पास है। मेरा 500 करोड़ रुपया है, 500 करोड़ मेरी वेल्थ है, उसमें 100 करोड़ मैंने बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस की कैपिटल तो 100 करोड़ हुई ना। यार अंबानी साहब को इतनी वेल्थ है, बट क्या सारी उनकी कैपिटल है, नहीं। कैपिटल वो जो बिजनेस में लगी, और वेल्थ वो जो पैसा आपके पास टोटल अवेलेबल है। यानी कि यहां पर इंटरेस्टिंग बात, कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ वेल्थ। फीचर पहला, कैपिटल मैन मेड है, इंसान अपने एफर्ट से ही पैसे बनाता है ना। कैपिटल प्रोडक्टिव है, देखो पैसा मशीन कुछ बनाकर देते हैं। कैपिटल इलास्टिक है, ये नहीं है, जरा पूंजी बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, वो अलग बात है, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा कि शॉर्ट टर्म में जनरली हम नहीं बढ़ा सकते ना। जरा आपने आज 50 करोड़ पे लगा दिया, मैंने कहा 50 और लगा दो, आप लगा दोगे, बहुत मुश्किल, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। कैपिटल मूव कर सकती है, यस, गूगल पे कर दो भी हो जाएगी मूव, है ना। डालने एक बार ट्राई करते हैं, लिखो मेरा नंबर। ना मेरा नहीं जा रहा, मेरे में आ रही है, मेरी आउटगोइंग बंद है, इनकमिंग इनकमिंग चल रही है। कैपिटल पैसिव फैक्टर है, यस। देखो पैसा भी अपने आप कुछ नहीं देता ना। अब यहाँ एक बच्चा कहता क्यों नहीं देता, हमने बैंक में जमा करा दिया, इंटरेस्ट दिया। मैंने कहा तो बैंक में अपने आप गया था, तुमने तो जमा कराया, पैसिव भी तो है। घर पे पड़ा पैसा वो कुछ देता है। आपने कहा मेरे पास 5000 रुपये पड़े, पानी डालता हूँ 10,000 हो जाएंगे, बेटे वो 5000 भी नहीं देंगे, है ना। ठीक है, यू नीड टू पुट सम एफर्ट्स ऑन कैपिटल। कैपिटल पेरिशेबल है, आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लिया भाई। 100 रुपए की आज जो चीज मिल रही है 10 साल बाद मिलेगी, मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है। इवन असेट्स की भी डेप्रिसिएशन लग जाती है। आपको पैसा डिक्रीज होता है, मैंने तो मशीन ले ली, क्या मशीन डेप्रिशिएट नहीं होती, होती है ना। हर चीज की वैल्यू गिरती ही गिरती है, ठीक है, क्लियर बात है। अच्छा, कैपिटल ड्यूरेबल है, बिल्कुल, पैसा एक बार थोड़ी यूज होता है, जितनी मर्जी करो, दुनिया भर का पैसा भाई। लास्ट पॉइंट, कैपिटल स्टॉक कंसेप्ट। बच्चों दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, स्टॉक और फ्लो। याद है, आपके घर में पानी की टंकी है, वो स्टॉक है पानी, आपने टूटी टैप चला दी, वो फ्लो है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस फ्लो होता है फॉर द ईयर एंडिंग। आपकी बैलेंस शीट स्टॉक होती है, बैलेंस शीट एज ऑन, जो एक डेट पर, एक समय पर, एक टाइम पर है, वो स्टॉक है। कैपिटल एज ऑन निकालते हो आप, लेकिन प्रॉफिट फॉर ईयर एंडिंग, क्योंकि प्रॉफिट एक दिन में होता, प्रॉफिट पूरा साल चलता है। तो कैपिटल कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक। चलिए देखो मैंने टंकी भी बनाई है इसमें। एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, एंटरप्रेन्योर। भाई साहब लैंड आ गई, लेबर भी आ गई, पैसा भी आ गया, दिमाग भी तो चाहिए, कौन चलाएगा, एंटरप्रेन्योर। देखो एंटरप्रेन्योर खाली बिजनेसमैन नहीं है, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन से बड़ा है, इनोवेशन करता है। एंटरप्रेन्योर मतलब जो बंदा आइडिया डेवलप करता है, जो रिस्क लेता है, जो प्रोसेस स्टार्ट करता है, जो सारे फैक्टर्स को कलेक्ट करता है, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन आदर प्रोडक्शन करता है, और सबसे इंपोर्टेंट रिस्क लेता है। क्या लेता है, और एक सबसे इंपोर्टेंट काम वो करता है, एक और, इनोवेशन। क्या, आजकल तो हमारा इंडिया वैसे भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप पे चल रहा है। अब लोग बिजनेस नहीं करते, लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। क्या करते हैं, तो कितने फैक्टर हो गए, 4, लैंड,
लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इन चारों को मिलता क्या बिजनेस से? देखिए, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है, कैपिटल में क्या मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? तो यानी कि फ्री में कोई कुछ नहीं कर रहा, हर एक को, जिसने आपको किराए पे जगह दिया है वो भी कुछ लेगा, जिसने पैसे दिए हैं वो भी कुछ लेगा। आप काम करोगे, आप भी ऑब्वियसली प्रॉफिट आप ले जाओगे सारा, नहीं? तो जो रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, हैबिट, इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। क्या बोलते हैं? अगर आपने कभी जीवन में नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पे फैक्टर नहीं पता आपको? तो क्या बात कर रहे हैं, ऐसे तो बेचारी भी शक कर रही है, उसे 2 बार पूछो तब भी 1 बार बोलती है वो, अपने आप कैसे बोलेगी वो? क्यों अंजलि? ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स। क्या बोलते हैं भाई? तुम लोग लगता है थकेले हो गए, जूस पी लो सारे मंगा के, जवाब आना चाहिए। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तुम कुछ ना बोलो, रहने दो, कुछ भी नहीं बोलते हैं हम, हैं? चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट, देखो जाना पहचाने नाम, टोटल, एवरेज, मार्जिन, जैसे पड़ोसी हो गए हमारे, रोज दिख जाते हैं ना। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिन। देखो मैं सेम बताऊंगा, एक न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, फिर इसका डायग्राम बनाऊंगा, फिर टीपी एमपी का रिलेशन भी पूछूंगा, फिर एपी एमपी का भी पूछ लूंगा। सही तो हम रोज करते हैं, यही तो करते हैं, और क्या करते हैं। इकोनॉमिक्स में मार्जिन तो हर चैप्टर में आता है, मतलब यूटिलिटी में एवरेज नहीं आता, वहां पर भी मार्जिन आता है ना? सही बात कर रहा हूं। चलिए, टोटल प्रोडक्ट, सम टोटल ऑफ आउटपुट, जो आपने सारे इनपुट से यूज किया। आपने 10 मजदूर लगाए, कितने मजदूर? 10, और 150 यूनिट बना ली। कितनी बना ली? 150। वो क्या है? टोटल टीपी। एवरेज, अगर 10 मजदूरों ने मिलकर 150 यूनिट बनाए थे तो एक ने कितनी बनाई? बताओ भाई, 150 डिवाइड बाय 10, यानी कि एवरेज का मतलब पर यूनिट। एपी इज इक्वल टू टीपी डिवाइड बाय क्यू। यहां पर जनरली हम क्यू नहीं यूज करते क्योंकि यूनिट्स है ना, लेबर है यहां पर, जनरली हम लेबर यूज करते हैं। टीपी बाय एल बोल सकते हो आप, इसको टीपी बाय क्यू नहीं बोलेंगे, टीपी बाय एल। सर एक और होता है मार्जिनल। बिल्कुल, मार्जिनल का मतलब बताओ जल्दी से? एडिशनल। ये सबको याद हो गया, बहुत बढ़िया। एडिशनल प्रोडक्शन ड्यू टू एडिशनल यूसेज ऑफ लेबर, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 या टीपीएल माइनस एल माइनस 1, चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन एल। सिंपल, ये भी पता है हमें। फॉर एग्जांपल, अगर 10 लेबर ने मिलकर 150 यूनिट बनाए और 11 ने मिलकर 158 बनाए, तो भैया 11वीं ने क्या बनाया? 8। तुमको सब आता है भाई, बहुत बढ़िया। ये देखो, यही शेड्यूल देखो, जो एग्जांपल मैं देता हूं ना, वही एग्जांपल मैं थियोरेटिकली यूज करता हूं, मैं ग्राफिकली यूज करता हूं। इसमें टीपी दिख रहा है आपको? एपी निकाल लोगे सबका? 4/1 4, 10/2 5, ये सीख जाए। और एमपी भी निकाल लोगे? एमपी का टोटल क्या है? 28। लास्ट टीपी क्या है? तो एक और फॉर्मूला मिल गया, टीपी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एमपी। बताया था ना कल, टोटल का हमेशा जो टोटल है वो हमेशा मार्जिनल के समीशन के इक्वल होता है। ये सारे फॉर्मूले मैंने यहां पर लिख दिए, बहुत बढ़िया सर। अब आ जाओ प्रोडक्शन फंक्शन पे। सर आपने टीपी एमपी के डायग्राम नहीं बनाए, इसमें बनाऊंगा, इसमें बताऊंगा क्या होना है, ठीक है? प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन इज ए फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये बताता है मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो मिनिमम इनपुट से बन सकता है, और मिनिमम लेवल ऑफ इनपुट जो मैक्सिमम आउटपुट बनाकर देगा। आपको याद होना चाहिए, ये हमने क्विज के अंदर 2-3 क्वेश्चन थे जहां 1-2 बच्चे फंसे थे, याद है आपको? इसकी एक ही कहानी है, पूछो क्या? इनपुट, देखो एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? इनपुट लगे मिनिमम से मिनिमम और आउटपुट आए मैक्सिमम से मैक्सिमम। क्लियर है बात बेटे? ये देखिए, Q इज ए फंक्शन ऑफ ABCD। हम ABCD को डिफाइन करते हैं तो हमारे 2 निकल कर आते हैं शॉर्ट रन में, L और K, L और K, C नहीं K, L फॉर लेबर, K फॉर। और एक चीज में लिखी होगी शायद आगे पीछे, प्रोडक्शन फंक्शन जनरली शॉर्ट रन क्राइटेरिया है। कौन सा है? इसके अंदर हम लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर पढ़ेंगे, लॉन्ग रन में हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे। देखिए, एजम्पशन पहला, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे है, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं करना, आपने मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक यूज करनी है, और 2 हेड में आएगा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन लॉन्ग रन में क्या होता है बेटे, जो आपने क्वेश्चन पूछा थोड़ी देर पहले? शॉर्ट रन में जनरली एक फिक्स होता है, बाकी वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन का जो लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, शॉर्ट रन के लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, या एक और नाम है इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। याद रखना, आपको पहले चैप्टर आता है नहीं आता, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आज आपको आना चाहिए।
राइट। अब देखिए मैंने नोट लिख दिया जो आप हमेशा मेरे से पूछते हैं, क्या लिखा है, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर ऑफ बिजनेस। यार आपने एक हॉस्पिटल खोला, आपको पता है हॉस्पिटल में इतनी मशीनें, इतना महंगा सामान होता है, शायद 2-3 साल तक आपका शॉर्ट रन चलता रहे, है ना। और आपने एक किराने की दुकान खोल दी, बढ़िया सा स्टोर खोल दिया, सेल्फ वैल्यू, आपका 3 महीने में शॉर्ट रन खत्म हो जाएगा क्योंकि स्टॉक रोज बिक रहा है। हॉस्पिटल में टाइम लगेगा, मशीनों की वैल्यू पूरी होगी, फर्क होता है। और फैक्टर भी 2 होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड जो कभी चेंज नहीं होता आसानी से शॉर्ट रन में, उसको बोलते हैं कैपिटल एग्जांपल के साथ। और वेरिएबल जो चेंज होता है लेबर। या देखो आपने बिजनेस शुरू किया, जनरली सारे बिजनेस के लिए कैपिटल चेंज करना इतना आसान है, लेबर तो आप पहले दिन चेंज करते हो। आज आपने 10 मजदूर रखे, कल ऑर्डर बढ़ा गया, 5 आप उठा लोगे, परमानेंट नहीं करोगे, दिहाड़ी में उठा लोगे, ठीक है। अगर दिन ऑर्डर कम हो गया, उन 5 की छुट्टी कर दोगे। तो लेबर इज वेरिएबल बट कैपिटल इज फिक्स्ड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 नाम है बेचारे के, एक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और फ्लो ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। ये भी मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एमपी के तरीके से और टीपी के तरीके से। एमपी में क्या कहता है, एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद फिक्स, मतलब मोर एंड मोर लेबर आर कंबाइंड विद कैपिटल, द एमपी फर्स्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग, हल्का सा इंक्रीज होता है, देन एमपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, देन डिक्रीजिंग एंड पॉइंट कम इट बिकम 0 एंड इवन नेगेटिव। कहता है पहले हल्का सा बढ़ता है, फिर गिरते गिरते 0 जाता है, फिर नेगेटिव जाता है। चलो सर टीपी का बता दो। As more and more variable units are combined with fixed, TP start increasing and increasing rate. पहले फास्ट बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, फास्ट, then at decreasing rate slow rate, then at point come it become maximum and then it start falling। बड़ा सिंपल है। तो सर कैसे, ये देखो आप इसी अपने शेड्यूल में देखो, टीपी दिख रहा है आपको, 4, 10, 18 तक फास्ट बढ़ा है, डिफरेंस ज्यादा है, फिर 24, 28, 30 स्लो हो गया, फिर 30 पे जाकर रुक गया, दोबारा 30 हो गया, मैक्सिमम हो गया, फिर 28 हो गया, फॉल हो गया। एमपी को देखो बेचारे को, एक बार बढ़ा 4, 6, 8, 8 के बाद क्या हुआ देखना, 6, 4, 2, फिर 0 आ गया, फिर -2 भी आ गया। मतलब जो चीज हम बोल रहे हैं उसको आप शेड्यूल वाइज और ग्राफिकली प्रूव कर सकते हैं। सर डायग्राम दिखाओ, डायग्राम देखो यार, ये लो, ओहो इतना शानदार डायग्राम। टीपी देखना पहले, टीपी फास्ट भाग रहा है, स्लो हो गया, मैक्सिमम हो गया, गिर गया। एपी ने देखो भी, एमपी देखो, एमपी देखो, एमपी हल्का सा बढ़ा, फिर गिरते गिरते 0 नेगेटिव हो गया। एपी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है, समझ रहे आपको। अब यहां पे ना 3 स्टेज बन गई है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेज में देखो, फर्स्ट स्टेज वहां तक है जब तक एमपी नीचे नहीं जा रहा था, एमपी टीपी, एमपी देखो एपी को कट करा है फर्स्ट स्टेज के एंड में। सेकंड स्टेज वहां खत्म है जहां पे टीपी क्या है, मैक्सिमम, और एमपी क्या है, 0। ये सब लिखवा रखा है मैंने। और इसमें एक और पॉइंट है, ध्यान देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिख रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताऊंगा अभी, पहले रिलेशन देख लो टीपी एमपी का, मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना क्या है। जब टीपी फास्ट बढ़ता है तो एमपी क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन जैसे टीपी स्लो होता है एमपी क्या होता है, और इन दोनों के बीच में पता क्या आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक एमपी बड़ा होता है और टीपी फास्ट बड़ा होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद एमपी नीचे गिर जाता है और टीपी क्या होता है, स्लो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब टीपी मैक्सिमम होता है एमपी क्या होता है, 0, और जब टीपी गिरता है एमपी क्या होता है, नेगेटिव। सर स्टेज बताओ, पहली स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कौन सी। अब ऐसे आप डायग्राम में देख सकते हो, मैंने सब लिखवा दिया, देख लो क्या क्या हो रहा है। टीपी फास्ट बढ़ता है फिर कम हो जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद, एमपी बढ़ता है फिर कम हो जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद, एपी बेचारा बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, और एपी फर्स्ट स्टेज के एंड में क्या हो जाता है, मैक्सिमम। आप डायग्राम में देख लो, एपी क्या हो रहा है लास्ट में, मैक्सिमम। सर सेकंड स्टेज है डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, स्लो स्लो, टीपी स्लो बढ़ रहा है, एपी गिर रहा है और एमपी भी गिर रहा है। सेकंड स्टेज के लास्ट में क्या होता है, टीपी मैक्सिमम हो जाता है और एमपी 0 हो जाता है। और थर्ड स्टेज नेगेटिव, थर्ड तो कभी होनी नहीं चाहिए जीवन में, थर्ड के बाद बिजनेस बंद ही होता है। थर्ड में टीपी गिर रहा है, एमपी नेगेटिव है, एपी भी गिर रहा है, ऐसा बिजनेस ही काम करनी छोड़ दो। क्लियर है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है पेपर में, दिमाग में डालो, 100% आता है। विच इज द बेस्ट स्टेज, विच इज द बेस्ट स्टेज, सेकंड। थर्ड तो खराब है और फर्स्ट जनरली इतनी ज्यादा चलती नहीं है, क्योंकि जीवन में कंसिस्टेंसी चाहिए, फास्ट भागना भी सही नहीं है, तो सेकंड इज बेस्ट। कौन सी बेस्ट, सर टीपी एमपी का रिलेशन बता दो। देखो भाई एक बार देखना, आपको ना मैंने जीवन में एक कहानी सुनाई थी कोस्ट वाले चैप्टर में, इसमें भी, कि मार्जिनल को हमेशा जल्दी होती है। क्या होती है, जब एपी बढ़ा है तो एमपी उससे ज्यादा है, जब एपी गिर रहा है तो एमपी उससे कम है,
और एपी एमपी को उसके ऑप्टिमम पॉइंट मैक्सिमम पे काटता है, जहां पे दोनों क्या होते हैं, इक्वल। याद करो, मार्जिनल कॉस्ट एसी को उसके लोएस्ट पॉइंट पे काटती है और एमपी एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे। और एमपी जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एपी कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है? यार एपी जीरो तो मतलब टीपी भी जीरो, फिर स्टडी क्यों कर रहे हो? जब बिजनेस ही चल रहा है आपका प्रोडक्शन, तो क्या निकाल के बैठे हो आप बिना बात के? समझ रहे हो बात को? क्लियर बात यहां तक या नहीं? चलिए, ये वही टेबल है, इससे आप निकाल सकते हो एपीएमपी। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैं बता चुका हूं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टीपी पर वो पॉइंट होता है जहां पर एमपी क्या होता है, मैक्सिमम। दोबारा बता रहा हूं, सुन लो बेटे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक टीपी फास्ट बढ़ता है, एमपीयू भी बढ़ता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद टीपी गिर जाता है, टीपी स्लो हो जाता है और एमपी गिर जाता है। अब ना देखो बच्चों, वैसे ना प्रैक्टिकली एक बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जनरली फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है, देख रहे हो ना आप। बट पेपर में क्वेश्चन आता है ना आईसीए के हिसाब से, या आप स्कूल में पढ़ते थे वहां पर भी कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज के लास्ट में आता है। तो पेपर में अगर फर्स्ट स्टेज का लास्ट ऑप्शन हो तो घबराने वाली बात नहीं, वो लगा देना। वैसे प्रैक्टिकली ये फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है, फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है। यहां तक कोई दिक्कत बेटे? बताओ। ये शॉर्ट रन था, लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू। अब हम एक इनपुट नहीं चेंज करेंगे, सारे करेंगे, मगर सेम प्रोपोर्शन में करेंगे। सेम मतलब या तो मैं इनपुट 10% बढ़ाऊंगा, 20 बढ़ाऊंगा। अब होगा क्या, तीन बातें होंगी। मान लो मैंने इनपुट 10% बढ़ा दिया, या तो आउटपुट 10% बढ़ेगा, या 10 से ज्यादा बढ़ेगा, या 10 से कम बढ़ेगा। यानी कि आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन इंक्रीज इन इनपुट। अगर कांस्टेंट में मतलब बराबर, इनपुट बढ़ाया 20, आउटपुट भी बढ़ गया 20, तो कांस्टेंट। और डिक्रीजिंग रिटर्न में मैंने बढ़ाया 20% इनपुट और आउटपुट 20 से कम बढ़ा, तो फायदा थोड़ी है ये, बट ये नुकसान भी नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, स्लो है, नेगेटिव नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यहां पर पता चलती है क्या, कि शॉर्ट रन में नेगेटिव रिटर्न हो सकती है, लॉन्ग रन में नेगेटिव रिटर्न नहीं होती बच्चों। रीजन क्या है बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकली। इंक्रीजिंग रिटर्न का रीजन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का रीजन है डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल। ये क्या होते हैं बच्चों, इकोनॉमी ऑफ स्केल होते हैं आपके पास जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा एडवांटेज है। दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब फर्म्स पैसिव, जो आपकी फर्म के पास है बाकियों के पास नहीं है। एक्सटर्नल जो सबकी इंडस्ट्री के पास है। जैसे देखो, टेक्निकल आपके पास, आपकी टेक्निक अच्छी है, फाइनेंशियल आपके पास पैसा ज्यादा है, मैनेजरियल आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, रिस्क बेरिंग। अब देखो जियो ने फ्री में दिया सिम 1 साल दिया ना नेट, क्योंकि वो रिस्क बेरिंग है, पैसा है, कैपेसिटी है, हर कोई तो नहीं देता। कमर्शियल आपको अपॉर्चुनिटी दिखी, जियो को अपॉर्चुनिटी दिखी। बट कुछ होता है एक्सटर्नल, सबके पास है, चीपर रॉ मटेरियल है सबके लिए, सबकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, एंड्रॉइड का जमाना है, इंटरनेट आ गया, 4G 5G आ गए, सबकी लेबर स्किल्ड है, ट्रांसपोर्टेशन, कुरियर, मार्केटिंग, बैंकिंग सर्विसेज सारी हैं। भैया आपके इलाके में ट्रांसपोर्टेशन है तो खाली आप यूज करोगे, मैं भी करूंगा, ऑब्वियसली मैं भी करूंगा, सब करेंगे। तो ये बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? अब मैं आपको डिसइकोनॉमी बताता हूं, ये होती है डिसएडवांटेज। क्या होती है? इसको याद करने का कैसा आसान तरीका है, जो आपके फायदे हैं वही नुकसान भी हो सकते हैं। आपकी मैनेजमेंट अच्छी थी, मैनेजरियल इकोनॉमी थी, आपकी मैनेजमेंट खराब होगी तो मैनेजरियल डिसइकोनॉमी हो जाएगी। सिंपल बात ना। तो सेम इंटरनल एक्सटर्नल सेम है, आप देख सकते हो, अपोजिट है उनके। बस इंटरनल तो नाम भी सेम है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल, रिस्क बेरिंग, कमर्शियल। एक्सटर्नल में उल्टा हो जाएगा, चीपर रॉ मटेरियल क्या हो गया, कॉस्टलियर, स्किल लेबर क्या होगी, अनस्किल्ड, एंसिलरी इंडस्ट्री बैंकिंग मेरा वीक होगी, ट्रांसपोर्टेशन पुअर होगी, मार्केटिंग पुअर होगी, या फिर करप्शन, भ्रष्टाचार, पोल्यूशन, ये सारी बातें आ गई। तो जो चीज आपको फायदा दे वो इकोनॉमी है, जो चीज आपको नुकसान दे वो डिसइकोनॉमी। अब प्रोडक्शन फंक्शन आपको याद है, प्रोडक्शन फंक्शन में वापस लेके जा रहा हूं, क्यू इज ए फंक्शन ऑफ ln। अब ना यहां पर एक क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत बार, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये ना दो लोग थे, कोब और डगलस। इन्होंने कहा Q इज ए फंक्शन ऑफ K इंटू L की पावर अल्फा C की पावर बीटा। यहां पर इन्होंने कैपिटल को C का है, ये जो K है ये कांस्टेंट है, प्रोडक्टिविटी फैक्टर है। क्या है प्रोडक्टिविटी फैक्टर? ये कहता है किसी बिजनेस के लिए लेबर और कैपिटल चाहिए, लेबर और कैपिटल। तो उन्होंने कहा अल्फा प्लस बीटा 1 है। इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला जो आपको रट्टा मारना है, क्योंकि इनका निष्कर्ष है, ये हर जगह नहीं होता। इन्होंने यूके में स्टडी किया था। इन्होंने कहा कि ना यूके में बिजनेस करने के लिए नॉर्मल 1/4 लगती है कैपिटल, यानी कि 25%,
और वो थर्ड फोर्थ लगती है 11 यानी कि 75%। और जब मैं 1 4 प्लस 3 4 को टोटल करता हूं तो क्या आता है 1। तो यहाँ पे फॉर्मुला मिल गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मुला और मिल गया Q इंटू के की पावर एल के इंटू एल की पावर अल्फा सी की पावर बीटा, या फिर Q इंटू एल की पावर अल्फा सी की पावर 1 माइनस अल्फा, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इन्होंने रिटर्न टू स्केल के भी फॉर्मूले दिए हमें 3, ये सिर्फ याद करने हैं। इन्होंने कहा जब इंक्रीजिंग रिटर्न होगा तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1। इन्होंने कहा जब कांस्टेंट रिटर्न होगा तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और जब डिक्रीजिंग रिटर्न होगा तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1। ये तीनों याद करने हैं। क्या सर इनके ऊपर क्वेश्चन आता है? बेटे आता है, आता है। क्लियर है? तो ये अल्फा प्लस बीटा पे लेकर घूम रहे हैं। प्राइमा फेसी चैप्टर इतना ही, एक दो थ्योरी के टॉपिक्स हैं, जैसे ये कुछ कैपिटल के टाइप्स हैं, आपको आते हैं, आप रीड कर सकते हैं। फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग, फ्लोटिंग, टेंजिबल, इनटेंजिबल, संक। संक ने आपके लिए संक मतलब जो कैपिटल लग चुकी है जिसका डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं। बिल्डिंग खरीद के रख ली है आपने, अब उसका कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमन कैपिटल जो लोग आपके पास काम करते हैं, इंडिविजुअल आपकी कैपिटल, सोशल पूरी सोसाइटी की। आपके मुल्क में एक पार्क है, वो किसका है? तो सोशल कैपिटल होगी ना। सड़क किसकी है? सोशल कैपिटल होगी ना। एक रियल कैपिटल असेट्स वाली हो ना, रियल गुड्स पढ़ते हो ना, रियल कैपिटल आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, पढ़ते हो नहीं पढ़ते? और एक मनी कैपिटल जो पैसे की फॉर्म में। ये सारे ऐसे एक दो पॉइंट है। ये कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर में ही बताता हूं मैं। पहले सेविंग होती है, फिर उसको मोबिलाइज करते हैं बैंक्स वगैरह में, फिर वो बिजनेस की क्या बन जाती है? इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योर के फंक्शन। ये जो मैं लास्ट में कर रहा हूं ना, ये लास्ट में इसलिए क्योंकि ये लास्ट में ही है। समझ पा रहे हो मेरा क्या कहने का मोटिव है? इंपोर्टेंट मैं करा चुका हूं। प्रोडक्शन प्रोसेस इनिशिएट करता है, रिस्क लेता है और इनोवेशन करता है, अभी बता चुका मैं ऊपरी बात। यस, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये पढ़ लेना। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल करना। ये सेम टॉपिक बीसीके में कराता हूं मैं, फर्स्ट चैप्टर में देख लेना। लिखना चाहो लिख सकते हो, सेम एज बीसीके आप लिखना चाहो तो। दो बार ना करने की जो टाइम ना, अगर नहीं है टाइम तो छोड़ दो, बीसीके में करना। सेम बात मैं बताता हूं बीसीके के फर्स्ट चैप्टर में, राइट? ठीक है। लास्ट है कॉन्स्टेंट्स, रुकावटें। अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं तो मेरे रास्ते में क्या रुकावटें हैं? 4-5 है। पहली, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। यार हमारे पास ज्ञान ही नहीं है। आजकल देखो, आजकल तो इंटरनेट आ गया, बट फिर भी पूरा ज्ञान नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मेरे पास ना आइडिया तो है ना, मैं लैंड अरेंज कर पा रहा हूं, ना कैपिटल, ना मैं लेबर। काम कर लूंगा मैं खाली आइडिया से? नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ सड़कें टूटी हैं, बैंक नहीं है, भ्रष्टाचार है, ये सारी बातें। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होगी। मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था। हमने जनवरी 20 में एक नई जगह पे नया प्रोजेक्ट शुरू किया सेंटर का, मार्च में कोविड आ गया। अब हमने तो कुछ गलत नहीं किया ना, लेकिन कॉन्स्टेंट तो आ गया। और अदर्स में आप वही डालते हो, सरकारी लाइसेंस, भ्रष्टाचार भी अदर्स में आ सकता है भाई। और भी तो रुकावटें हैं, घर की समस्याएं हैं, परिवार की समस्याएं हैं, फाइनेंशियल समस्याएं हैं, बिजनेस की समस्याएं हैं। तो दीज आर द कॉन्स्टेंट इन बिकमिंग एंटरप्रेन्योर, राइट? तो दिस इज योर चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं दोनों लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न उसके सबसे इंपॉर्टेंट है। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहां तक देखिए, चैप्टर क्या किया मैंने यहां पर? समाप्त। चलिए, जय श्री राम।